हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेटब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही साथ प्रयास करता है कि आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपके लिए करवाता रहे। यानी कि आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टेंशन का काम हमारा है। हम आपकी प्रिपरेशन करा देंगे, बस आप हमारे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, तो आज भी हम क्या करा रहे हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेटब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन, पेपर नंबर 4। तो अभी तक हम 3 पेपर कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि पेपर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे ना, तो 3 घंटे के अंदर आराम से सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे कैसे आपको समझा रहे हैं फटाफट। जाहिर सी बात है कि हम तो बोल रहे हैं तो जल्दी ख़त्म होगा, जब आप लिखोगे तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, हम नहीं कह रहे नहीं लगेगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ बहुत दिमाग के साथ खेलते हुए काम करना है ना। कहते हैं ना कि आप बिल्कुल इतना स्मार्ट वर्क करते हुए चलिए। तो जैसे कि आपको पेपर मिलता है तो उससे पहले आप 15 मिनट आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप सारे निर्देश पढ़िए और ख़ास तौर से अपठित गद्यांश दोनों उसी टाइम में पढ़कर उसके आंसर निकाल लीजिए। जैसे ही राइटिंग टाइम शुरू होगा फटाफट आप लिखना शुरू कर दो। उस टाइम में आप पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करो। तो 15 मिनट का जो समय होता है, रीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। उस समय आप बहुविकल्पीय का सेक्शन तो पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे आपको पता है कि कुछ निर्देश आएंगे। ये आपका 3 घंटे का समय है, 80 मार्क्स का पेपर है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड आ हमारा वस्तुपरक है, यानी कि बहुविकल्पीय आधारित है। इसमें सभी प्रश्न करने हैं, निर्देश के अनुसार आपको काम करना है। अब आते हैं खंड बा में, जो हमारा वर्णनात्मक है, यानी कि सब्जेक्टिव है। हर एक प्रश्न के उत्तर आपको पूरी तरीके से वर्णित करने हैं, लेकिन शब्द संख्या के अंदर। जितनी शब्द संख्या दी गई है उसी के अंदर आप कार्य करेंगे। प्रत्येक खंड के उत्तर आपको क्रम से देने हैं, यानी 1 से लेकर 19 तक जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लाइन से करेंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है। उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए। छोटे छोटे आंसर रहेंगे आपके, ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, क्रम में रहेंगे। जैसे क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही क्रम में उत्तर देंगे। शब्द संख्या का ध्यान रखना है, शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन करना है आपको। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार हर प्रत्येक खंड में प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए। हर खंड में आपके सामने जो है वो निर्देश प्रस्तुत हैं, लगभग हर प्रश्न के साथ निर्देश प्रस्तुत हैं। तो बहुत ध्यान से उनको पढ़ते हुए काम करिएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास खंड आ। खंड आ में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आ रहा है अपठित गद्यांश। क्या है हमारा? अपठित गद्यांश। इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे। शिक्षा और गुरु के माध्यम से ही अपने आंतरिक गुणों को हम प्रकाश में लाते हैं। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर मानव विज्ञ बनता है तो वह अपने जीवन के विकास के लिए अनवरत लगकर जीवन को सफल बनाता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि शिक्षा और गुरु के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं वो निकल कर बाहर आते हैं और चमकते हैं। वहीं पर जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम विज्ञ यानी कि जो है बुद्धिमान बनते हैं और सम्यक ज्ञान गुण धर्म से अपने जीवन को ब्रह्म से जोड़कर करोड़ों जन्मों के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मतलब हम गुण धर्म सभी कुछ हम जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे ये सारी चीजें हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शिक्षा भी 2 माध्यमों से मिलती है, एक जीविकोपार्जन का माध्यम बनती है तथा दूसरी जीवन साधना संभव कर होती है। दोनों में परिपूर्णता गुरु के माध्यम से ही होती है। मतलब एक शिक्षा हम करते हैं जिसको हम प्राप्त करने के बाद आपका जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब कुछ कमाते हैं और अपना जीवन निर्वाह उसी के सहारे करते हैं। और दूसरा है जिससे हम अपनी जीवन साधना संभव करते हैं, अर्थात हमारा जीवन किस उद्देश्य से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं। जीविकोपार्जन की शिक्षा पाकर यह संसार बड़ा सुखमय प्रतीत होता है और जलते हुए दीपक के प्रकाश जैसा वह बाहरी जीवन में प्रकाश पाता है। दूसरी शिक्षा पाने के लिए सद्गुरु की तलाश होती है। वह सद्गुरु कहीं भी हो सकता है। जैसे तुलसीदास की सच्ची गुरु उनकी पत्नी थी, जिनकी प्रेरणा से उनके अंतर मन में प्रकाश भर गया और सारे विकार धुल गए।
मन स्वच्छ हो गया, अपने दुर्बल जीवन को सफल बनाकर हमेशा हमेशा के लिए सुखद जीवन जिया। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान व आत्म निरूपण की सच्ची शिक्षा के बिना सार्थक जीवन नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। तो यहाँ पर ज्ञान जो शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं वो किस किस तरीके की होती है, कैसे प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत जरूर बनता है। कि भाई हम किसी को पाते हैं, किसी के पिताजी रहते हैं, किसी की माता जी रहती हैं, किसी के बड़े भाई या बहनें, जिनको देख कर, या दादाजी दादाजी या नाना नानी, किसी को देख कर हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि हमको इनका जैसा बनना है, ये जैसे रहे वैसे हम बनेंगे। तो ये प्रेरणा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हम अपने आंतरिक गुणों को कैसे प्रकाश में लाते हैं? शिक्षा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, खेल के माध्यम से, या का और खा दोनों, इनके माध्यम से। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? हमारा का और खा, यानी शिक्षा और गुरु के माध्यम से हम आंतरिक गुणों को बाहर लेकर आते हैं। व्यक्ति करोड़ों जन्मों के कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकता है? जो हमारे करोड़ों जन्म के जो कर्म रहे उनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? धर्म से भ्रम में रहकर, जीवन को ब्रह्म से जोड़कर, या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? वो है जीवन को ब्रह्म से जोड़कर हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। शिक्षा कितने माध्यमों से मिलती है? 1, 2, 3 या 5? तो शिक्षा कितने माध्यमों से मिलती है? वो है आपके 2 माध्यम बताए आपके, एक जीवन साधना को संभव करना और एक है जीविकोपार्जन करना। तुलसीदास जी के अंतर्मन में प्रकाश कैसे भर गया और मन के विकार धुल गए? कैसे हुआ? शिक्षा से, धर्म से, जीविकोपार्जन से, या सच्ची गुरु की प्रेरणा से? तो ये कैसे हुआ था? ये हुआ था सच्ची गुरु की प्रेरणा से, अर्थात उनकी पत्नी ही उनकी गुरु रही, उन्होंने ही उसे प्रेरणा प्रदान करी। प्रश्न 5 है, धर्म के मार्ग पर चलकर मानव क्या बनता है? विज्ञ, पाखंडी, धर्मांध, या इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या बनता है? वो विज्ञ बनता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पर भी हमारे सामने एक अपठित गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमको जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। छात्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले और पढ़ने जैसा दिखने वाले। ठीक है, 3 श्रेणियां ध्यान रखिएगा। तीसरी श्रेणी के छात्र जो कि किताबों में वक्त बर्बाद ना करने के नाते नए जमाने के लिहाज से बहुत व्यवहारिक होते हैं, शायद बाद में इनमें सबसे सफल भी सिद्ध होते हैं। वे जानते हैं कि पढ़ाई का सिर्फ नाम जरूरी है, काम तो दूसरी चीजों से ही निकलता है और वे इन्हीं दूसरी चीजों के मास्टर बन जाते हैं। वे हर समस्या का शॉर्टकट से इलाज करने में माहिर हो जाते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के युग में भी इनकी प्रतिभा उसी अंदाज में कुसुमित और पल्लवित हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर पे तो वैसे ही शॉर्टकट के इस्तेमाल से तेज काम होता है। तो यहाँ पर दिखाया ना, कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तीसरे होते हैं जो शॉर्टकट वे से पढ़ना चाहते हैं। और आज का ज़माना कैसा बताया गया? शॉर्टकट वे से, क्योंकि कंप्यूटर में जब हम शॉर्टकट वे से काम करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से काम होता है। कंप्यूटर इंटरनेट के युग में शैक्षणिक शोध के तौर तरीके खुद एक बड़े शोध के विषय बन गए हैं। कोई भी विश्वविद्यालय कैसे उस शोध पर गर्व कर सकता है जो वास्तव में इंटरनेट से चोरी किए गए हों? ठीक है, जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ और उस पर मौजूद अथाह ज्ञान कोश विद्यार्थियों की पहुंच में आया, उसमें बहुत कुछ है जो हमारी पहुंच में आता है ना। कट एंड पेस्ट शोधकर्ता आम हो गए, यानी कि भाई धमाम ढेर सारा ज्ञान है, वहां से कट करो, यहाँ पेस्ट करो, हो गया काम, हो गया ना। तो ये हुआ शॉर्टकट। शोध ही नहीं, प्राथमिक से लेकर स्नातक तक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। भाई असाइनमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट क्या होता है? जो असाइनमेंट दिए गए हम गूगल खोल के बैठ जाते हैं, वहां से हम छांटते हैं और लिख लेते हैं। होता यही है ना आपके प्रोजेक्ट, आप लोग भी तो प्रोजेक्ट्स करते हो उसी तरीके से। किसी भी स्रोत से मिली जानकारी का संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन कई पैराग्राफ और अध्याय उड़ाकर इस्तेमाल कर लेना बौद्धिक चोरी की श्रेणी में आता है। यानी कि हम पूरा तो नहीं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसको खुद बनाओ। ये नहीं कि वहां से कॉपी करो, कट करो, पेस्ट करो, ये काम करो। यह अनैतिक है तो है ही, अपराध भी है और अपने संस्थान एवं स्वयं अपने साथ नाइंसाफी भी है।
अब इस पे प्रश्न देखिए क्या है, लेखक ने छात्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा, उन्होंने 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा है। इंटरनेट पर प्रयोग किस कार्य के लिए हो रहा है, शोधकार के लिए, शोधकार एवं असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट के लिए या शिक्षण के लिए। तो किसके लिए हो रहा है, वो है शोधकार एवं असाइनमेंट के लिए। किस श्रेणी के छात्रों को सफलता प्राप्त होती है, पढ़ने वाले, परीक्षा के दिनों में दिन रात एक करने वाले, या पढ़ने जैसा दिखने वाले, या नकल करने वाले। तो किनको सफलता प्राप्त होती है, जो पढ़ने जैसा दिखते हैं मगर पढ़ते नहीं है। क्यों, क्योंकि वो शॉर्टकट काम करते हैं। कैसे शोध पर विश्वविद्यालय को गर्व हो सकता है, जो इंटरनेट से लिया गया हो, जो पुराने छात्र से कॉपी किया गया हो, जो किसी की मदद से तैयार किया गया हो, जो स्वयं तैयार किया गया हो। तो कैसा हो सकता है, वो है जो इंटरनेट से लिया गया हो। ऐसे शोध कार्य जो है आजकल काम होते हैं ना, उसी तरीके से। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। अभी गद्यांश हमने पढ़ा, तो इस पर शीर्षक क्या हो सकता है, इंटरनेट चोरी एक अपराध, शोध कार्य करने के एक तरीके, छात्रों की श्रेणियां, कंप्यूटर और इंटरनेट का युग। तो इस पर जो हम उपयुक्त शीर्षक देंगे तो वो है कि इंटरनेट चोरी एक अपराध। भाई इंटरनेट से जो हम चीजें उठा रहे हैं वो भी एक क्राइम ही है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 से हमारा शुरू होता है व्यवहारिक व्याकरण। जो हमारे व्याकरण के टॉपिक है ना, शब्द, पद, अनुसार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, वाक्य, ये सभी हमारे जो हैं अब इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है शब्द पद। शब्द और पद पर आधारित हमसे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, हमको दोनों ही करने हैं। पहला है नीता भोजन बनाती है, रेखांकित है। अब ये जो भोजन के नीचे जो रेखांकित किया गया है ये क्या है, आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, भोजन जो शब्द है ये क्या है, ये एक पद है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए शब्द ना रहकर पद बन जाता है। नेक्स्ट आता है सागर, मनद, गुलाब क्या है। अब सागर, मदन और गुलाब जो है ये अलग अलग इंडिविजुअल क्या है, ये शब्द हैं, क्योंकि ये किसी वाक्य में नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पर हमारे सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। ये अनुस्वार और अनुनासिक पर हैं। पहला है अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग वाला शब्द है। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग वाला शब्द कौन सा है, आप बताइए। एकदम सही है, तो वो हमारा जो शब्द है वो है संतुलन। अब देखिए महंगाई और ये कहते हैं पत्रिकाएं, ये अनुनासिक शब्द हैं, और संकलित में सा के ऊपर आपका अनुस्वार होना चाहिए, तो वो का के ऊपर है। अब आते हैं अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग वाला शब्द है पांचवा, बांसुरी, संगठन या पांचवा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अनुनासिक का जो प्रयोग वाला शब्द है वो है आपका पांचवा। यहाँ पर पांचवा नहीं होता, क्या होता है, पांचवा होता है। हम बोलते हैं ना पांचवा, देखिए नाक से निकल रहा है, तो वो हमारा एकदम सही है। बाकी बांसुरी में हम कहाँ लगा रहे हैं, बांसुरी, क्या है, बाप, कहाँ के, बा के ऊपर चंद्रबिंदी लग रहा है। संगठन में आपका क्या होगा, वो अनुस्वार इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर नीचे पांचवा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग वाला शब्द नहीं है। पंख, तिरंगा, चांद, पंजाब। तो जो हमारा नहीं है वो क्या है, आपका चांद। ये हमारा अनुस्वार चिन्ह का उचित प्रयोग वाला शब्द नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये उपसर्ग प्रत्यय आधारित हमारे पास में प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 दिए हैं, हमें 4 करने हैं। 4 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न रहेगा। हम ख्याल में उचित उपसर्ग शब्द है क्या है, हम ख्याल में क्या है, हम ख्याल सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम शब्द जो है वो सही उपसर्ग है। दूसरा है पौराणिक में उचित प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या होगा, पुराण प्लस इक होता है, पुराण प्लस इक होता है। अगर हम करें तो यहां पर जो शब्द क्या लग रहा है वो है इक, छोटी ई और क, इक हमारा ये प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 3 आते हैं समलोचना में उचित उपसर्ग शब्द है, समलोचना। अब निकालना क्या है हमें, उपसर्ग। तो यहां पर सीधे सीधे आप देख रहे हैं सम प्लस आलोचना, तो सही क्या हुआ, सम, क्योंकि मां हमारा आधा रहेगा, आलोचना का आ हमारा वहां पर आ जाएगा। सॉरी, पंडिताई में उचित प्रत्यय है पंडित प्लस आई,
तो यहाँ पर आपका प्रत्यय क्या हुआ, आई। नंबर 5 है राजनैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर राजनैतिक में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, राज प्लस नैतिक, तो सही क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर एक, राजनीति प्लस एक होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर राजनीति होता है ना, राजनीति प्लस हमारा क्या आता है, एक होता है, एक। तो यहां पर क्या होता है, ये हो जाता है राजनैतिक। ये हमारा जो है ई, हमारा छोटी ई और का, तो सही क्या लग गया हमारा, एक, राजनैतिक। नंबर 6 आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर हमारे संधि आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या है, विद्या अभ्यास में कौन सी संधि है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ रहा है, विद्या प्लस अभ्यास, तो क्या आया यहाँ पे, विद्या आया, अभ्यास अ आया, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर हमारा हुआ। तो जहां बड़ा आ और छोटा आ मिलता है वहां पर कौन सी संधि होती है, वो होती है दीर्घ संधि। तो सही हमारा क्या है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट आते हैं, वधूत्सव में कौन सी संधि है, वधू क्या है, वधू, धा में बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, उत्सव, उत्सव का छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो भी हमारी दीर्घ संधि ही होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, परमौषध, क्या है ये, परमौषध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। अब यहां परम आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या हुआ हमारा, ओ होता है, आ प्लस ओ होता है ओ। यहां पर कौन सी संधि बनती है हमारी, वृद्धि संधि। तो सही क्या हुआ, परमौषध का हमारा वृद्धि संधि। अब आते हैं, पवन में कौन सी संधि है, पौ प्लस अन, क्या होता है, पौ प्लस अन, पवन। तो यहां पर हमारी संधि बन रही है आपकी अयाधि संधि, पौ प्लस अन, अयाधि संधि। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर विराम चिन्ह आधारित हमारे पास में जो है 4 प्रश्न है, जिनमें से हमें 3 प्रश्न करने हैं, तो ये हो जाएगा 3 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच। पहला है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां किस विराम का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अनीस आगरा जाता है, इस कथन में जैसे के बाद किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो चिन्ह लगा है वो कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम या योजक। तो कौन सा चिन्ह लगा है, वो है आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा लाघव चिन्ह है। अब यहाँ पे आप पहला देख रहे हो तो वो आपका क्या है, अल्प विराम, फिर योजक चिन्ह, फिर लाघव चिन्ह, फिर विवरण चिन्ह। तो गा वाला हमारा क्या हो रहा है, वो लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट आते हैं, इस चिन्ह का नाम बताइए। अब ये चिन्ह कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया, वो क्या था, वो एक है विवरण चिन्ह। जहां पर हम किसी चीज का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर जो है वो हमारे सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत हैं, जिनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं। तो ये हमारा रहेगा 2 मार्क्स का। पहला क्या है, मुझे आज बाहर खेलने का मन हो रहा है। अर्थ के आधार पर भेद है। अब मेरी ऐसा मन हो रहा है, तो मन होने का मतलब क्या है, मेरी इच्छा हो रही है, तो इसलिए सीधे सीधे ये क्या है, एक ये इच्छावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी तुम बाहर जाओ। अर्थ के आधार पर भेद है। अब आप खड़े हो, मैंने बोला नहीं अभी तुम बाहर जाओ, तो वो क्या है, ये हमने आपको दी एक आज्ञा, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, एक आज्ञावाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर हमारी इच्छा है, किसी का आशीर्वाद है, ये सारी चीजें इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगी। अब हम आ गए हमारे जो प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या है, अब हमारी बुक स्पर्श के गद्य खंड का पाठ है।
तो स्पर्श भाग 1 में हमारे पास जो गद्य खंड है उन अध्यायों में से एक गद्यांश यहाँ रखा गया है, इसे हमको पढ़ना है और इस पर आधारित हमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। पहला है, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर न बोला। जिंदा आदमी निर्वस्त्र भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को निर्वस्त्र कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। तो किस तरीके से दुख के अधिकार पाठ में जो भगवाना था, उस बूढ़ी स्त्री का बेटा वो मरा और उसके लिए कितनी झाड़ फूक के लिए दान दक्षिणा हुई और मरने के बाद उसके माँ के कंगन तक बेच के उसके कफन दफन की तैयारी की गई, ये बताया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, भगवाना की मृत्यु का क्या कारण था? उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? वो था सांप के काटने की वजह से। तो सही ऑप्शन है सांप का काटना। नेक्स्ट आते हैं, बेटे को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या किया? उसने क्या किया? ओझा बुलाया, नाग देवता पूजे गए, दान दक्षिणा दी, उपर्युक्त सभी। तो उसने ये सभी किया, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, जिंदा आदमी और मुर्दे में लेखक ने क्या अंतर बताया है? जिंदा आदमी निर्वस्त्र भी रह सकता है, पर मुर्दे को तो नया कपड़ा देना ही पड़ता है, वस्त्र देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? जिंदा आदमी निर्वस्त्र नहीं रहता, मुर्दा निर्वस्त्र रह सकता है। जिंदा आदमी कपड़े पहन सकता है, मुर्दा नहीं। जिंदा आदमी को वस्त्र पहनाते हैं, मुर्दे को नहीं। जिंदा आदमी निर्वस्त्र भी रह सकता है, मुर्दा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? वो है हमारा घा, एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, छन्नी कंगना का अर्थ क्या है? बर्तन, जेवर, पदार्थ या तांबा। तो उसके लिए सही क्या था? वो था जेवर, यानी कि उसके जो गहने थे उसके माँ के, वो भी बेचने पड़ गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर ना बोला, क्यों? क्योंकि वो मर गया था, है ना, इसीलिए तो चुप हुआ, फिर नहीं बोला। तो सही ऑप्शन क्या है? वह मर गया था। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में हमारे गद्य खंड के ही पाठ में से जितने भी पाठ हैं उनमें से 2 प्रश्न रखे गए। ये दोनों ही प्रश्न हमको करने हैं, ये हमारे रहेंगे 2 मार्क्स के। कितने? 2 नंबर के। तो पहला प्रश्न है, लॉन्ड्री में कपड़े देने की बात सुनकर लेखक की पत्नी को क्या लगा? अब जो अतिथि थे उन्होंने बोला कि भाई कपड़े लॉन्ड्री में दे दे, तो इससे पत्नी को क्या लगा कि क्या होने वाला है? अब अतिथि चला जाएगा, खर्च बढ़ेगा, समय लगेगा, अतिथि और कुछ दिन ठहरेगा। तो उनको क्या लगा कि लॉन्ड्री में देने के नाम पे कि अब अतिथि चला जाएगा, भाई लॉन्ड्री में दे देंगे तो जल्दी मिल जाएंगे और ये जल्दी चले जाएंगे। दूसरा है, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? कड़वाहट भरी, भावभीनी, कष्टदायी या गर्मजोशी भरी? तो वो देना चाहता था विदाई, वो है भावभीनी, यानी कि जिसमें हमारी फीलिंग्स अच्छी हों ऐसी वो विदाई देना। लेकिन अब लेखक के यहाँ जो गेस्ट आए हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ताकि उनको विदाई दे सकें, इससे वो परेशान है। अब आते हैं हम काव्य खंड पे। प्रश्न संख्या 11 में हमसे काव्य खंड आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो काव्य खंड के जितने भी चैप्टर है उनमें से एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उस पर आधारित हमको 5 प्रश्न देने हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये सभी बहुविकल्पीय रहेंगे, 1 मार्क्स ईच रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। यही इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो किस तरीके से शहर की गंदी गंदी बस्तियों में हमारे घर में फैलाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं, ये बताया। गंदे मोहल्लों में बनती हैं, ये सब इसमें बताया जा रहा है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है?
तो ये चैप्टर आपको पता चल गया ना, खुशबू रचते हैं हाथ से लिया गया है। पहला प्रश्न है, देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां कहाँ बनती हैं? ऊंची गली में, गंदी गली में, चौड़ी गली में या निचली गली में? तो कहाँ बनती हैं? वो है गंदी गली में। नेक्स्ट है, यहाँ कौन सी अगरबत्तियां बनती हैं? गुलाब, खस, चमेली का, गुलाब, चमेली और केवड़ा का, केवड़ा, गुलाब, रात रानी और खस का, या चमेली, गुलाब और रात रानी की? तो जो पद्यांश में दिया गया है ना, उसी के हिसाब से तो सही हमारा क्या है? वो है केवड़ा, गुलाब, रात रानी और खस की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्क का अर्थ है, मुल्क मतलब इसका मतलब क्या होता है? राज्य, देश, शहर या जिला? तो मुल्क का तात्पर्य होता है हमारे देश से। उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू फैलाते हैं हाथ, खुशबू देते हैं हाथ, खुशबू महकाते हैं हाथ। तो चैप्टर का नाम आपको पता है ना, खुशबू रचते हैं हाथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? किसने इन पंक्तियों को लिखा है? अरुण कमल, प्रसाद पंत या महादेवी वर्मा? तो इसे लिखा है अरुण कमल जी ने। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 में। यहाँ पर काव्य खंड आधारित जितने भी अध्याय हैं, उन अध्यायों में से 2 प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं। दोनों ही हमें करने हैं। ये 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स ईच। पहला प्रश्न है, समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों पर रहते हैं? अच्छी जगहों में, आलीशान बंगलों में, गंदी जगहों में या शहर के बीच में? तो कहाँ रहते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग रहते हैं गंदी जगहों पर। पीपल के पत्ते से हाथ पंक्ति को पूरा कीजिए। क्या है? पीपल के पत्ते से क्या था पंक्ति? नए नए हाथ। क्या है? नए नए हाथ। जब पीपल के जो पत्ते निकलते हैं नए नए, वैसे नए नए हाथ से तात्पर्य है कि जो अभी छोटे बालक हैं, उन्होंने भी अपने छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से अब काम अगरबत्ती बनाने का शुरू कर दिया। तो उनके लिए पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब हम आ गए अपने खंड बा पे। खंड बा आपको पता है कि टोटल वर्णात्मक है। यहाँ पर हर एक प्रश्न का उत्तर आपको पूरे डिटेल में देना है, ठीक है? तो अब जब आप इसको डिटेल में दोगे तो इसी के साथ आपको हर क्वेश्चन में ये शब्द सीमा दी गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए करना है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। शब्द सीमा का मतलब होता है कि जैसे 60 वर्ड्स दिया है, तो आप 55 से लेकर 65 वर्ड्स के बीच में आपको ये आंसर देना है। आप 55 से नीचे नहीं जाओगे और 65 के अबव नहीं जाओगे। ये चीज़ आपको रेशियो रखना, मतलब पूरा ड्यूरेशन इसको चीज़ को रखना होगा। बहुत ध्यान से आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो पहला जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है हमारे वर्णात्मक का और हमारे प्रश्न पत्र का 13वां प्रश्न, ये हमसे जो पूछा जा रहा है, हमारी बुक है स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय से 3 प्रश्न पूछे गए। हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दिया है ना कोई 2, तो कोई 2 उत्तर देने हैं और एक प्रश्न का उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है और एक प्रश्न का हमें नंबर्स कितने मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो 2 प्रश्न किए तो कितने हो गए? 6 नंबर के। तो पहला प्रश्न है, बाजार में खड़े लोगों के मन में वृद्धा के प्रति घृणा पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कीजिए। तो सभी लोग वहां पर घृणा कर रहे थे कि भाई वो सूतक में है, उसे नहीं बेचना चाहिए था। इसमें आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं? ये लिखना है। तो अब आप सभी की सोच अलग अलग होगी, उसे आप अपने हिसाब से लिखोगे, मगर कैसे लिखेंगे ये हम बता सकते हैं। बाजार में खड़े लोगों का वृद्धा के प्रति घृणा का भाव रखना अनुचित था या उनकी असंवेदनशीलता का प्रमाण था। एक गरीब माँ का बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन बाजार में आकर खरबूजे बेचना उसकी विवशता का सूचक है। कोई भी माँ, किसी भी माँ का बच्चा चला जाएगा तो वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अब ये अगर कर रही है तो इसका मतलब उसकी बहुत मजबूरी है, इसलिए वो कर रही है। परंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा बाजार के धनी मानी लोगों द्वारा उस पर कटाक्ष करना वास्तव में उसकी हृदयहीनता का परिचायक है। अब आप उस पर कटाक्ष कर रहे हो, उसका सामान नहीं खरीद रहे हो, उसके घर में बच्चे बुलक रहे हैं, मतलब तबीयत नहीं ठीक है, बुखार में है, तो उसको पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए तो वो आई है। ये तो उसके ऊपर आप इतना कटाक्ष कर रहे हो। तो ये एक वहाँ खड़े लोगों की असंवेदनशीलता को प्रकट कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, अतिथि के टिके रहने पर परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया? अब अतिथि अगर वहां पर टिके रहे तो क्या क्या हुआ? भाई शुरू में तो भाई उनको बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए, धीरे धीरे खिचड़ी पे आ गए, यही हुआ था ना। बहुत सारी चीजें जो शुरू के पहले दूसरे दिन किया गया, तीसरे दिन से वो सारी चीजें घटे। पहले लोग उनके साथ मिल के बैठ के बात करते थे, फिर अब उनको अकेला छोड़ दिया गया।
अब क्या है देखिए, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। खाने का स्तर गिरकर खिचड़ी तक आ गया था। अब उसे गेट आउट कहने के लिए भी तैयार था, मतलब ये था कि अब तुम चले जाओ, हम गेट आउट तक कह देंगे। तीसरा था, अतिथि ने उसे राक्षस का रूप दिखाई देने लगा, वह मनुष्य वाली हरकतों पर उतरने के लिए तैयार था। मतलब अभी तक तो वो एक भक्त का था कि मतलब चूंकि जो मेहमान थे वो ईश्वर थे तो वो भक्त के रूप में था, लेकिन अब उसे वो दानव दिख रहा था, जो मेहमान था राक्षस। तो अब वो क्या बनने को तैयार थे, वो एक मनुष्य बनने को तैयार थे। प्रश्न संख्या 3 है, रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई भारतीय चेतना की शुरुआत किस प्रकार की? उन्होंने बहुत सारी खोजें की, लेकिन उन्होंने क्या क्या ऐसी करी जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उन्होंने बेंगलुरु के अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला व शोध संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भौतिक शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका निकाली। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन किया। तो भाई उन्होंने ऐसे बहुत से आविष्कार किए जिससे लोगों के ज्ञान वर्धन हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जाने। लेकिन सिर्फ उन तक सीमित ना रहे, लोग भी इसके बारे में आगे जुड़े। तो इसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट की स्थापना की और ऐसी पत्रिकाएं निकाली जिससे लोग इसको पढ़ें, इंटरेस्ट लें और भविष्य में बच्चे भी इस क्षेत्र में आएं। इसलिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 14 पे। यहां पर हमारे पास आ रहे हैं हमारी बुक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड के प्रश्न। ठीक है, तो काव्य खंड के प्रश्न यानी कि सभी अध्यायों में से आएंगे। तो इसके भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 के उत्तर देने हैं, 60 शब्दों में देने हैं। ये ध्यान रखिए, शब्द लिमिट याद रखिए। एक प्रश्न के लिए आपको, एक उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो 2 प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। पहला है, जलहीन की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता है? अब जहां जल ना हो उसकी रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता। कैसे? जलहीन अर्थात पानी बिना कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर सकता, यद्यपि सूर्य ही कमल को खिलाता है। कमल पानी के मध्य स्थित होता है तथा पानी ही केवल उसकी सहायता कर पाता है, अर्थात दूसरा ही हमारी मदद तभी कर पाता है जब हमारे पास कुछ होता है। साधनहीन की कोई मदद नहीं करता। तो रहीम जी के दोहे के आधार पर दिया गया है कि जब हम अपनी मदद खुद करने के लिए सक्षम रहते हैं तभी दूसरा हमको मदद कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता। तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि हम खुद अपनी मदद पहले कर पाएं और दूसरे से इसकी इच्छा बाद में रखें। तो ये हमें इस दोहे के हिसाब से उन्होंने बताया था। दूसरा प्रश्न है, रहीम के दोहे के संदर्भ में पानी के 3 अर्थ स्पष्ट करते हुए तीनों के अलग अलग प्रयोगों को बताइए। तो 3 था ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर मोती, मानस और चून, इन तीनों के लिए पानी की अलग अलग जो है वो स्थिति बताई गई है। कैसे है देखिए, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। अगर उसमें चमक नहीं तो मोती का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उसके पानी क्या है, वहां पर पानी क्या है, मोती के लिए चमक है। दूसरा है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कहना है आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारा कोई मूल्य कहीं नहीं। हम जब खुद ही अपने आप का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारा खाक करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर है तीसरा, चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती। आटा बन जाए, आटे में अगर जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है। ना हलवा बन सकता है, ना रोटी बन सकती है, ना लापसी बन सकती है, कुछ नहीं बन सकता। आप बना सकते हो बिना पानी डाले आटे का? कुछ नहीं बन सकता। हम बिना पानी डाले आटे का हम कुछ नहीं बना सकते, उसे हम खा नहीं सकते। तो ये सही क्या है, बिना आटे में पानी डाले। तो यहाँ पर चून यानी कि आटे के लिए भी पानी का महत्व है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। जाकी छोटी जगत कऊ, लागे तापर तू ही ढरे। संत रैदास द्वारा लिखी इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के पीछे वो क्या चीज हमें समझाने या बताने जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो क्या है, संत रैदास द्वारा रचित पंक्ति का आशय है कि उन्होंने ईश्वर को गरीब नवाज माना है,
क्योंकि संसार जिन्हें अस्पृश्य या अछूत मानकर ठुकरा देता है। भाई पहले वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, जाति था कि एक वर्ग को अलग कर दिया गया था, तो उनकी छाया भी अगर कहीं पड़ जाए तो लोग अछूत उस जगह को मान लेते थे, पानी नहीं पीते थे, हमारे जो पानी के कुएं होते थे उनको छूने नहीं दिया जाता था, तो ये बहुत माना जाता था। तो एक जिनको लोग अछूत और अस्पृश्य मानते हैं वहाँ उन्हें अपनी शरण में लेकर उनका कल्याण करते हैं। तो ईश्वर क्या है, ऐसे लोगों को के ऊपर सबसे पहले कल्याण करते हैं। वह उनके दुख से इतने द्रवित हो जाते हैं कि सदा के लिए उनके दुख को दूर कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उनके दुखों से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है और ईश्वर उनके दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 में हमारी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 1, हमारी है ना संचयन भाग 1, उस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 में से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और जो 2 प्रश्न हम करेंगे उनका एक का उत्तर हमें 60 शब्दों के अंदर देना है और एक प्रश्न के लिए हमको मिलेंगे कितने, 3 नंबर। तो जब 2 प्रश्न के उत्तर दिए तो हमको मिल गए 6 नंबर, ठीक है। 3 नंबर मिले और 2 प्रश्न किए तो हमको 6 नंबर मिल गए। तो ठीक है, समझ में आया। संचयन के 3 प्रश्न हैं, 2 हमको करने हैं, लेकिन 60 शब्दों के अंदर। पहला प्रश्न है, लेखक की मां ने घटना सुनकर लेखक को गोद में क्यों बिठा लिया, स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने भाई उस समय जब ये घटना घटी थी तो नहीं किसी को बताया था, बाद में बहुत समय बाद जो है इन्होंने बताया। तो माँ जो है बहुत डर गई थी और वो बहुत प्यार से उन्होंने उनको लेखक को अपनी गोदी में बिठा लिया था। तो वो बताना है आपको। लेखक अपने वर्णन में बताता है कि बच्चों की टोली स्कूल के रास्ते से पड़ने वाले सूखे कुएं में पड़े एक सांप को ढेला मारकर उनकी फुकार सुनने में की अभ्यस्त हो गई थी। लेखक जब अपने बड़े भाई द्वारा दी गई चिट्ठियों को मक्खनपुर के डाकखाने में डालने के लिए अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे, तब रास्ते में कुएं वाले सांप को ढेले मारकर उसकी फुंकार सुनने का विचार पुनः उनके मन में आया। लेखक के इसी प्रयास के दौरान उनकी टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी थी। लेखक का उपर्युक्त कथन इसी घटना के संदर्भ में है, क्योंकि कुएं में बहुत अधिक गहरा होने, अपनी उम्र कम होने और सबसे ज्यादा कुएं में पड़े विषैले सांप के डर से वह चिट्ठियों को निकालने का कोई उपाय नहीं समझ पा रहे थे। चिट्ठियां ना मिलने का परिणाम बड़े भाई द्वारा दिया जाने वाला दंड था। इसलिए लेखक निराशा, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया। स्वाभाविक रूप से बचपन में कोई कार्य गलत हो जाता तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने हेतु मां के लाड प्यार, उसकी गोद का आश्रय लेना संभवतः पसंद करते थे। मां की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है। इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा है, क्योंकि जब ये सारी चीजें घटी तो उन्हें माँ की गोद याद आ रही थी। वो चिट्ठियां निकाल लाए मगर घर में किसी को नहीं बताया, जाके उसे पोस्ट भी कराए, और जब ये विवरण उन्होंने माँ को सुनाया था तो माँ ने उन्हें तुरंत ही गोद में बिठाने वाली बात करी थी। प्रश्न संख्या 2 है, त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में अपने साहस एवं जिज्ञासा का परिचय देते हुए लेखक ने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कल्लू कुमार की उन्हाकोटी से ये लिया गया। तो देखिए क्या लेखक बताता है कि त्रिपुरा में बढ़ रही हिंसा के कारण हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने के पूर्व अंतिम पड़ाव टिलियापुरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पड़ने वाले आगे के रास्ते का हिस्सा जो मनु कस्बे तक जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा में काफिले के रूप में चलता है। तो भाई आगे इतना ज्यादा हिंसा था कि सभी वहां पर काफिले में पुलिस और जीआरपीएफ के देख रेख में ही आगे बढ़ते थे। लेखक ने त्रिपुरा में बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं के मद्देनजर अपनी तथा अपने शूट दल के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में चलना ही स्वीकार किया, लेकिन वह उस काफिले में सबसे आगे था। लेखक और उसके कैमरामैन को सीआरपीएफ के जवानों ने हथियारबंद गाड़ी में चलने की हिदायत दी और उन्हें यह काम अपने जोखिम पर करने को कहा कि भाई ये आप अपने जोखिम पर कर रहे हैं ये चीज है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने इसे मुक्त करना आवश्यक क्यों समझा? 3 कारणों सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए वो
एक प्राणी था, उसे बाहर खेलना, उछलना, कूदना अच्छा लगता था। दूसरा कारण ये था कि वो यहाँ अंदर अकेला था, तो उसे लगा कि वो अपनों के साथ रहेगा, इस कारण उसे अच्छा लगेगा। तो यही कारण आपको यहाँ स्पष्ट करने हैं। जब गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया तब बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक की आवाज करके मानो कुछ कहने लगी। गिल्लू की जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकता रहता। तब लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसीलिए कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। ऐसा लगा कि गिल्लू ने इससे बाहर जाकर जैसे मुक्ति की सांस ली। लेखिका के हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव था। वह उनकी इच्छाओं का सम्मान करती थी। वह पशु पक्षियों को किसी बंधन या कैद में नहीं रखना चाहती थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि गिल्लू बाहर जाना चाहता है तो उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए स्वयं रास्ता दिया। अब इसको करने के 3 कारण थे। गिल्लू की भावनाओं को समझने के कारण, बंधन की मुक्ति, वो नहीं चाहती थी वो यहाँ कैद होके हो रहे, इसलिए रख दिया। तीसरा था जीवों के प्रति दया तथा उनकी इच्छा का सम्मान, कि जीवों का काम है वो आजादी से घूमे, यही उनकी दया और सम्मान था, इसलिए उन्होंने उसे आजाद कर दिया। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 19, ये 4 प्रश्नों में हमारे पास लेखन कार्य है। ठीक है, लेखन कार्य में जहां पर हमारे पास अनुच्छेद है, पत्र है, चित्र वर्णन है और संवाद है, ये सभी हमें यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आ रहा है लेखन कार्य का, और प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है, उसमें हमसे 3 अनुच्छेद पूछे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद करना है, जिसके लिए हमें 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन अनुच्छेद जो आप करेंगे उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 120 वर्ड्स, यानी कि 120 शब्दों के अंदर आपको ये अनुच्छेद लेखन करना है। ठीक, इसमें अब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिखते चले जाओ, तो इसको जरा आप कंट्रोल में रखिएगा, नहीं मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 120 के अंदर ही लिखना है। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन जो भी हमारे पास में, याद रखिए जो भी ऑप्शन दिया है उसके आपके संकेत बिंदु दिए हैं, इसे आपको एज अ हेडिंग कहीं इस्तेमाल नहीं करना है अनुच्छेद में, ध्यान रखिए। अनुच्छेद आपको इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, यानी कि सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे दूरदर्शन हमारा टॉपिक है, तो लोकप्रिय माध्यम है, आपको बताना है क्यों लोकप्रिय माध्यम है, ये सारी चीजें, दूरदर्शन का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है, और शिक्षा का सशक्त माध्यम है, क्योंकि शैक्षणिक कार्यक्रम दूरदर्शन पे बहुत ज्यादा आते हैं और मनोरंजन का पर्याय भी है। ये खाली 4 पॉइंट्स पे ही आपको ये चीजें लिख देनी, लेकिन इसे एज अ हेडिंग आप कहीं पर भी अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूरदर्शन पर हम अनुच्छेद लिखना। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपके पास 3 अनुच्छेद आ रहे हैं, तो 3 में से आपको सिर्फ एक करना है। तो जो भी आप ऑप्ट करोगे, यानी कि जो भी आपको लिखना है, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे मिडिल टॉप हेडिंग पे दे दो, क्योंकि आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप कौन सा अनुच्छेद करने वाले हैं। तो हमने सबसे मिडिल टॉप हेडिंग दे दी दूरदर्शन। ठीक है, अब इस पे शुरू कर देंगे। वर्तमान समय में दूरदर्शन की लोकप्रियता चरम पर है। अब तो इसकी घुसपैठ लगभग प्रत्येक परिवार में हो चुकी है। शहरों के साथ साथ इसके कार्यक्रम गांवों में भी अत्यंत रुचि के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि शैक्षणिक इन्हीं कृषि प्रधान भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गांवों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। इतने लोकप्रिय माध्यम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना अत्यंत स्वाभाविक है। जब इतना शैक्षणिक माध्यम है तो हम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूरदर्शन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसने हमारे पारिवारिक जीवन पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव डाले हैं। इससे हमारे मनोरंजन का पक्ष अत्यंत सुदृढ़ हुआ है। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें अपनी रुचि के कार्यक्रम चुनकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फीचर फिल्मों के अतिरिक्त धारावाहिक, संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन, खेल जगत से हमारा पर्याय मनोरंजन होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा कहीं ना कहीं मनोरंजन करती हैं। जाहिर सी बात है भाई, हम अगर खेल के इंटरेस्टेड है तो आप खेल देखोगे, अगर आप जो भाई साहित्य से संबंधित करते हो तो नाटक और कविता देखना पसंद करोगे, है ना। फिल्म जगत में हम फिल्में देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो सभी वर्ग के लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते हैं। दूरदर्शन शिक्षा का भी सशक्त माध्यम बन गया है। इस पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठों का प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि दूरदर्शन, अनपढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए घरेलू उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
इस प्रकार घर बैठे ही सभी को ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। दूरदर्शन की सामग्री अधिक ग्राह्य और स्पष्ट प्रभाव डालने वाली होती है, मतलब ऐसी होती है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होती है। इसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है, अतः इस बारे में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भाई हमारे पास ऐसी चीजें कि लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई गलत चीज हमें नहीं देखनी है। दूरदर्शन ने हमारे जीवन पर अनेक बुरे प्रभाव भी डाले हैं। दूरदर्शन ने हमारे अंदर अकर्मठता ला दी है। बैठे रहो टीवी के सामने, देखते रहो, अपने काम को हम लोग छोड़ देते हैं। लोग सामाजिक जीवन से कटते चले जा रहे हैं। अनेक व्यसन भी दूरदर्शन की देन है। तो बहुत सी ऐसी बुरी आदतें भी हैं जो वहाँ पर हमको उससे पड़ रही हैं। हम अपने आसपास के लोगों से जो है घुलना मिलना हमने छोड़ दिया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें भी गलत हो रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन में, कमर तोड़ महंगाई। आजकल महंगाई बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर आपको लिखना है। इसमें 3 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं जिसपे हमें अंदर लिखना है। क्या है? महंगाई से त्रस्त लोग। तो अब महंगाई से जो त्रस्त लोग हैं उनके बारे में आप लिखोगे। फिर है महंगाई के कारण, आखिर इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही है, इसका कारण क्या है। फिर है महंगाई पर अंकुश लगाना आवश्यक। अब इस पे आप लिखोगे कि इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें। तो इसमें सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। याद रखिए संकेत बिंदु के हिसाब से लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, यानी कि अपने मन से आप लिखना शुरू कर दो। वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की समस्या से त्रस्त है। महंगाई भी ऐसी जो रुकने का नाम नहीं लेती, बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होना महंगाई का प्रमुख कारण है। मतलब पैदावार तो बहुत मतलब जो पैदावार हो रही है वो जितनी थी उतनी हो रही है, लेकिन अब जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि भाई लोग जब बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मांग बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन जितना था वो तो उतना ही है, उत्पादन तो बढ़ ही नहीं पाया, तो इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। फिर आते हैं कभी कभी सूखा, बाढ़ या अतिवृष्टि, जैसे सूखा, बाढ़ मतलब और ज्यादा बारिश जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। वस्तुओं की जमाखोरी भी महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण है। जमाखोरी से शुरू होती है कालाबाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली तथा अंधाधुंध मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति। सरकारी अंकुश का अप्रभावी होना महंगाई तथा जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सरकार अखबारों में तो महंगाई कम करने की बात करती है, पर वह महंगाई बढ़ाने में किसी से कम नहीं है। वो भाई वो बोलती कि महंगाई कम करें कम करें, भाई सरकार मगर क्या करे, इतना ज्यादा है कि उसको भी हार कर बढ़ानी ही पड़ती है। सरकारी उपक्रम भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाते रहते हैं। इस जानलेवा महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ रखी है। अब उसे 2 जून की रोटी जुटाना तक कठिन हो गया है। पौष्टिक आहार का मिलना तो और भी कठिन है। मतलब 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पौष्टिक आहार मिलने की बात तो बहुत दूर की है। महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी भी दाम पर वस्तु खरीद लेते हैं, जिससे जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा मिलता है। महंगाई की समस्या व्यक्ति की आय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। महंगाई के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायी है। इस पर भी नियंत्रण करना होगा। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 80 से 100 रुपए किलो की दाल आम आदमी खरीद कर भला कैसे खा सकता है। सरकार को खाद्य महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाना परमावश्यक है, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। तो यहाँ पर भाई महंगाई बढ़ रही है, इसके कई सारे कारण हैं जो हमने यहाँ पर बताए हैं, और प्रमुख कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इस पे हम जब अंकुश लगाएंगे तो सारी चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और तीसरे जो है ऑप्शन पे। क्या है? पराध सपने हूं सुख नाही। तो अब यहाँ पर क्या है? पराधीन सपने हूं सुख नाही, यानी कि जब हम पराधीन होते हैं, यानी किसी के अंडर में होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, तो वहां सपने भी सुख नहीं देते हैं। इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु दिए गए हैं। पराधीनता एक अभिशाप है। स्वतंत्रता के लिए बलिदान आवश्यक है। पशु पक्षी भी स्वतंत्रता पसंद है। स्वतंत्र होकर जीने में आनंद है। तो ये 4 संकेत बिंदु दिए हैं जिसके आधार पर आप अंदर लिखेंगे। तो देखिए क्या है अंदर। सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे और उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। पराधीनता का अर्थ है दूसरों की अधीनता।
मनुष्य पराधीन होकर सपनों में भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। पराधीन होकर जीना अर्थात दूसरों का गुलाम होना, दूसरों की इच्छा अनुसार जीना, मन मार कर दूसरों के इशारे पर चलना आदि, यह एक भयंकर कष्ट के समान है। पराधीनता में कितनी भी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम मिले, फिर भी व्यक्ति मानसिक शांति तथा स्वतंत्रता का अनुभव कदापि नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से ही स्वतंत्र रहना चाहता है। तो मतलब हम किसी के भी अंडर हो, हम चाहकर भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो क्या है, हम स्वतंत्रता पसंद है। अब देखिए, आप किसी के अंडर, किसी का कोई आपको बोले कि नहीं बंद कमरे में ही रहो, हो जाए ना। मम्मी पापा जैसे कभी कभी आप लोग को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट देते हैं, कमरे के अंदर रहो, तो वो आपको क्या हुआ, आप कमरे के अंदर कैद हो गए। अब जब कैद हो जाओगे तो आपको कुछ अच्छा लगता है? कुछ नहीं अच्छा लगता, आपको मन करता है बाहर जाओ। तो वही चीज़ पशु पक्षियों के साथ में भी होती है। अब ये हमारे साथ भी कब हुआ था, जब हमारे देश जो है अंग्रेज़ों के अंदर के अधीन था, तो हम उस समय स्वतंत्र नहीं थे ना। तो वही सब चीज़ें हम उस टाइम महसूस करते हैं। वास्तव में समस्त प्राणी जगत के लिए पराधीनता एक अभिशाप है, जिसमें व्यक्ति का सब कुछ अभिशप्त हो जाता है। हमारे प्यारे भारत देश को अंग्रेजों की सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग यानी कि बलिदान कर दिया। कितने सारे लोगों ने अपने जान दिए, तब तो जाके हमें आज़ादी मिली थी, है ना। तभी 15 अगस्त 1947 को हम सभी ने स्वतंत्रता की पहली सांस ली। पराधीनता मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी पसंद नहीं करते हैं। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी भी स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहता है, उड़ने के लिए छटपटाता है। वह कड़वी निमौरी खाना पसंद करेगा, समुद्र का बहता पानी पी लेगा, पर आजादी से जीना चाहता है। वह भी पंख पसार कर नील गगन में उड़ना भरना चाहता है। देखिए ना, कुछ लोग होते हैं पिंजरे में पक्षियों को कैद कर लेते हैं, देखिए वो कितना छटपटाते हैं, कितना होते हैं भाई। उनकी प्रवृत्ति है उड़ना, तो उनको उड़ने दीजिए, कैद नहीं करना। उनके लिए पूरा आसमान है, वो छोटा सा पिंजरा नहीं। पराधीनता में व्यक्ति अपने मान सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि वह पराधीनता की चक्की में पिसता रहता है तथा शोषित होता रहता है। निर्धनता तथा अभावों से ग्रस्त जीवन में भी स्वतंत्र होकर जीने में मनुष्य आनंद तथा प्रसन्नता का अनुभव करता है। संभवतः इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो यानी कि पराधीनता में भी सपने भी सुख प्रदान नहीं करते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पर हमारे सामने एक अनौपचारिक पत्र दिया गया है, इसे हम लिखेंगे तो इसके लिए हमको मार्क्स मिलेंगे 6। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्या है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए मित्र को पुनः उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए पत्र लिखिए। अब आपका एक मित्र है जो परीक्षा में फेल हो गया है, अब वो बहुत ज़्यादा निराश है, तो उसको आप थोड़ा उत्साहवर्धक कीजिए ताकि वो अगले साल अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या है उत्तर में। सबसे पहले, अब चूंकि ये एक अनौपचारिक पत्र है तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं। मधुबन नगर, दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2000। ठीक है, और डेट याद रखिएगा, वही पड़ेगी जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र, मधुर प्यार, तुम्हारी असफलता का समाचार जानकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन मित्र इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम टाइफाइड से ग्रस्त हो जाने के कारण स्कूल से काफी दिनों तक अनुपस्थित रहे। मित्र, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असफलता के बाद ही शानदार सफलता की प्राप्ति होती है। अब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दो तथा उत्साहपूर्वक परीक्षा देना। कठोर परिश्रम करके प्रथम आना। माताजी एवं पिताजी को मेरा नमस्ते कहना तथा राधा को प्यार। तो जब हम इस तरह के अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो घर में जितने भी बड़े होते हैं उन्हें हमें ये जो है आदर सम्मान देना पड़ता है, चरण स्पर्श या नमस्ते बोलते हैं, और छोटे जितने होते हैं उनको हमें प्यार दे के समापन करते हैं। तुम्हारा मित्र आलोक। अच्छा, जहाँ पर यहाँ नीचे है यहाँ पर हमेशा आप लोग अपना नाम लिखिएगा। बस एक कंडीशन में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अगर प्रश्न में बोल दिया गया है कि आपका नाम ये है तो उस कंडीशन में आप अपना नाम नहीं लिखो, लेकिन बाकी कंडीशन में सभी जगह यहाँ पर आपको अपना नीचे नाम लिखना होगा। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 18 में। यहाँ पर हमारे सामने चित्र वर्णन है, यानी कि एक चित्र दिया गया है, इसे हमें ध्यान से देखना है और इस पर आधारित हमें कोई लेख या कहानी लिखनी है। इसके लिए हमें मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो क्या है, प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र का आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, कहानी अथवा घटना लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से हो।
तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ जो काम कर रहे हैं, और काम वो क्या कर रहे हैं, बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक चित्र है जिस पर आपको पूरा वर्णन लिखना है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत चित्र में दो महिलाएं व दो लड़कियां 11-12 साल की किसी बस्ती नुमा इलाके में एक जगह बैठी बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं। वे अपना काम पूरी तन्मयता और लगन के साथ कर रही हैं। उन्होंने बांस की बनी डलिया में बीड़ी बनाने का सामान लेकर उसे अपनी गोद में रखा हुआ है। यह दृश्य किसी टूटी फूटी इमारत में छप्पर डालकर रहने वालों का प्रतीत हो रहा है। उनके पीछे कुछ बर्तन पड़े हैं और एक चूल्हा भी जल रहा है जिसमें काफी धुआं उठ रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यह नारा हमें यह संदेश देता है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी है तथा बेटियों को शिक्षित करना है। ये काम बहुत जरूरी है जो उठाया गया है। शिक्षित कन्या पितृकुल तथा पतिकुल दोनों का नाम ऊंचा करती है। यानी कि अगर एक लड़की बढ़ती है आगे तो वो पिता के घर का नाम भी रोशन करती है, और शादी करके जहां पति के यहाँ जाती है तो उनके घर का भी नाम रोशन करती है। पढ़ी लिखी लड़कियां ही देश और समाज का कल्याण करती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण विवश होकर उन्हें ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर काम करना पड़ता है। भाई आर्थिक स्थिति ऐसी होती, घर में खाने को नहीं है, तो ये पढ़ाई लिखाई क्या है भाई, हो जाएगी, तुम काम करो, पैसा आए ताकि खाना हो सके, है ना। तो ये स्थितियां होती हैं। एक बार एक राम प्रकाश नाम का आदमी था। उसकी पत्नी कविता ने एक एक करके 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण राम प्रकाश ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए कविता अपनी दोनों बेटियों के साथ भटकती हुई इस खंडहर नुमा मकान में छप्पर डालकर रहने लगी। जीवन यापन करने के लिए वह बीड़ी बनाने जैसा काम करने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को भी उसी काम में लगा दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि विद्यालय जाकर पढ़ने की उम्र में लड़कियों की मजदूरी करने से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह विवश है। सरकार को ऐसी बेसहारा महिलाओं के उत्थान की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि वह कोई कौशल अर्जित कर स्वरोजगार प्रारंभ कर सके तथा लड़कियों के प्रति समाज में दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर बाल श्रम पर रोक लगानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र के बारे में भी बताया और उसके बारे में एक कहानी भी हमने बता दी। तो इस तरीके से कहानी बनाकर आप हमेशा चित्र वर्णन करोगे ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चित्र में जो है पहले आपको वो बताना है क्या क्या चीज़ें हैं, या उससे संबंधित कोई अगर कार्यक्रम शुरू हुआ है, कोई योजना शुरू हुई है, अगर आपको पता है तो आप वो लिख दो। फिर उसके बाद उससे संबंधित एक कहानी भी बना दीजिए। अब हम आ गए अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19 पे। यहां पर हमारे सामने 2 संवाद प्रस्तुत है, दोनों में से हमको सिर्फ एक संवाद करना है, ठीक है, और इसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए पहला संवाद देखते हैं कि क्या दिया गया है। कक्षा में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंध में अध्यापक व छात्र के बीच हुए संवाद को 100 शब्दों में लिखिए। अब आपके यहाँ क्या होना है, डिबेट कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए आपके टीचर और आपके बीच जो संवाद हो उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो अध्यापक और छात्र, और ध्यान रखिए वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की है, ये आपको बहुत ध्यान रखते हुए रखना है। हर जगह मैं आपको वर्ड लिमिट बता रही हूँ, बहुत सावधानी से करना। शुरू करते हैं। तो छात्र और अध्यापक रहेंगे। छात्र, नमस्कार गुरुजी। अध्यापक, नमस्कार बेटे, सुखी रहो, कहो कैसे आना हुआ। छात्र, कल गांधी जयंती है गुरुजी, मुझे कल बाल सभा में गांधी जी के जीवन के विषय में कुछ बोलना है। अध्यापक, कहो मैं उसमें तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। छात्र, गुरुजी मैंने गांधी जी के विषय में भाषण लिख तो लिया है पर उसे रट रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप मुझसे सुन लीजिए। अध्यापक, ऐसी भूल कभी मत करना अंशु। छात्र, क्यों गुरुजी, क्यों नहीं। अध्यापक, तुम नहीं जानते बेटा, जो चीज रटकर सुनाई जाती है उसका श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। जब तुम बोलने के लिए श्रोताओं के सामने खड़े होगे तो तुम्हें उनके चेहरे दिखाई देंगे, कुछ तुम्हारे भाषण में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देंगे, कुछ आपस में बातें करते होंगे। ऐसी दशा में तुम्हें अनेक चेहरे के हाव भाव को देखकर अपने भाषण को बदलना होगा। ऐसा करने में तुम्हारी श्रृंखला टूट जाएगी और तुम्हें रटे हुए भाषण को भूल जाओगे, क्योंकि तमाम तरह के चेहरे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें बीच में भूल जाने का डर है कि हम भूल जाएंगे। छात्र, किंतु मैं तो रटे बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अध्यापक, ठीक है, पहले पहल ऐसा ही किया जाता
है, किंतु यदि तुम बीच में कोई वाक्य भूल गए तो क्या करोगे? छात्र, इसके लिए मैं कुछ संकेत लिखकर ले जाऊंगा। अगर मैं भूलूं नहीं तो इसके लिए मैं कुछ संकेत लिखकर ले जा सकता हूं ताकि वहां पर सुना सकूं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे संवाद पे। यहाँ पर क्या दिया है टॉपिक? अध्यापिका द्वारा गृह कार्य दिया गया था परंतु मिताली उस कार्य को करके नहीं लाई। इस विषय पर अध्यापिका और मिताली के बीच हुए संवाद को 100 शब्दों में लिखिए। अध्यापिका और दूसरी छात्रा कौन है? मिताली। उसने होमवर्क नहीं किया है, तो जो बात हो रही है उनके बीच में उसे आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए क्या है, शिक्षिका मिताली की ओर देखते हुए। अब याद रखिए कि जो भी एक्शन हो रहे हैं मगर जो जिनमें संवाद नहीं है तो उन्हें हमेशा आप ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब देखना क्या है, क्रिया है, तो उसको आप क्या करोगे, उसे आप हमेशा ब्रैकेट में कर दोगे। मिताली, क्या आपने दिया हुआ गृह कार्य किया? मिताली डरते हुए, अब वो डर रही है, उसका भाव है, एक्शन है, तो उसको क्या हमने कर दिया? ब्रैकेट में। जी नहीं मैम। शिक्षिका, क्यों? उन्होंने पूछा, भाई क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? मिताली, मैं कल मेरी माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी जिस कारण मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। शिक्षिका सहानुभूति जताते हुए, ठीक है, अब उसकी माँ तबीयत खराब थी इसलिए उसको थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड्स में बोला। कोई बात नहीं मिताली, अब आपकी माता जी कैसी हैं? मिताली, आज वे पहले से बेहतर हैं। शिक्षिका, ठीक है मिताली, तुम अपना गृह कार्य कल जरूर करके लेके आना। मिताली, धन्यवाद मैम, मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी। मतलब आज मैं स्कूल से जाऊंगी और मैं आज ही इस गृह कार्य को कंप्लीट कर लूंगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र हमारा यहाँ खत्म हो गया। आपने देखा कि हमने अपना चौथा प्रश्न पत्र भी कितनी अच्छी तरीके से फटाफट कर लिया। तो इसी तरीके से अगर आपने पूरा अपना पाठ पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपको है, तो आप इसी तरीके से फटाफट जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी आप आंसर लिख लोगे। तो अभी हमारे पास एक और पेपर है जिसे लेकर हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे और साथ साथ बैठ के उस पेपर को करेंगे, यानी कि फिर से मिलेंगे हम क्वेश्चन पेपर नंबर 5 के साथ में। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।